सुनिए, रुकिए। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, माफ कीजिएगा। रोहन, क्या बात है रोहन? नहीं, कुछ नहीं माँ। मुझे लगा जैसे मैंने यहाँ पे राधिका को देखा। बेचारी छोटी बहू तो देव की कैद में है ना, वो यहाँ कैसे आ सकती है? चलो। राधिका, इतनी देर लगा दी तुमने। सारी मूर्तियां बिक गई। चलो अच्छा है, तुम्हें टोकरी मुझे दो, तुम जाके हाथ मुंह धो लो। नहीं दो मुझे, तुम जाओ। मुझे माफ कर दीजिए ना, आपके मना करने के बावजूद भी मैं वहां गई। ठीक है राधिका, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? काम कर रहा हूं। मैं जानती हूँ मैंने आपके दिल को चोट पहुंचाई है। मैं ये भी जानती हूँ जिस काम के लिए आपने मना किया था वो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे उस पूजा में जाना चाहिए। पर इस विश्वास के साथ कि आप मुझे समझेंगे, मुझसे नाराज नहीं होंगे। राधिका, मैं हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं राधिका। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी राधिका जो कुछ भी करेगी सही करेगी। वकील साहब ही कह रहे थे कि पुरोहित परिवार का छोटा पोता अभी तक 23 साल का नहीं हुआ है, बल्कि वो तो खुद रोहन के 23वें जन्मदिन पर मौजूद थे। तो फिर उन्हें ये पता क्यों नहीं है? हो सकता है कि रोहन छोटा पोता हो ही ना।
खाने में सिर्फ दाल चावल ही है, चलेगा ना? हाँ। बरखा। हाँ बरखा। राधिका, एक अजीब बात पता चली है। क्या हुआ? एक कागज मिला है जो किसी वसीयत का हिस्सा लग रहा है, और उसे देख के ऐसा लगता है कि उस पर दादाजी की साइन लेने की जबरदस्ती कोशिश की गई थी, पर साइन ले नहीं पाए। क्या कह रही है? हाँ, मैंने और जानने के लिए वकील के यहाँ भी फोन किया, पर वो किसी अजनबी से बात क्यों करेगा। अब तू ही बता आगे क्या करना चाहिए। बरखा, मैं तुझे कुछ सोचकर बताती हूँ। अच्छा राधिका, लगता है ये लोग मठ से वापस आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ। क्या हुआ? दादाजी के वकील साहब कहाँ रहते हैं आपको पता है? हाँ। जी नमस्ते। मैं राधिका, राजपुरोहित परिवार की छोटी बहू। राजपुरोहित परिवार की बहू इस वक्त यहाँ? जी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आइए, अंदर आइए। बैठिए। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो सुबह तक नहीं रुक सकती थी? आप दादाजी के ना केवल वकील हैं बल्कि उनके बहुत पुराने मित्र भी हैं। तो जो सब बातें आपको उनके बारे में पता होंगी वो शायद ही हम में से किसी को पता होंगी। कहना क्या चाह रही हैं? दरअसल दादाजी की जान को खतरा है, और उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो वसीयत जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। अगर आप हमें बता दें कि उस वसीयत में क्या है तो हम दादाजी की जान को बचा सकते हैं। वसीयत चीज ही ऐसी होती है, आदमी को इस हद तक गिरा देती है कि पूछिए मत। माहेश्वरी जी को देखिए, उन्होंने अपनी बहू को इतनी रात को झूठी कहानी के साथ भेज दिया। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। गलत और सही का सवाल ही नहीं उठता। मैं साधना शिविर गया था, और जब मैं साधना शिविर से वापस आ गया तो उन्होंने आपको यहां भेज दिया। नहीं नहीं, बड़ी माँ तो जानती ही नहीं है कि मैं आपसे यहाँ मिलने आई हूँ। देखिए राधिका जी, आप राजपुरोहित परिवार की बहू हैं, इसलिए मैं आपसे कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। वरना एक वकील के घर में इस तरह घुसकर वसीयत के लिए पता करने की कोशिश करना अपने आप में एक जुर्म है। अगर दादाजी की जिंदगी का सवाल नहीं होता ना वकील साहब, तो मैं इतनी रात आपके घर कभी नहीं आती। वसीयत में जब तक उनका सबसे छोटा पोता 23 साल का नहीं हो जाता, वसीयत का एक शब्द मैं मुंह से नहीं निकालूंगा। रोहन तो 23 साल के हो गए हैं। देखिए राधिका जी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश आप कीजिए राधिका जी। मैं राजपुरोहित जी को दिए हुए वचन का पालन कर रहा हूं। अब आपसे विनती है, कृपा करके आप यहां से जाइए। छेनू, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? बहना की चिंता हो रही थी, इसलिए पूछने। बरखा दीदी आप?
तुम पूरी कोशिश कर चुकी हो। अब वकील साहब तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे तो उसमें तुम क्या कर सकती हो? और मुझे लगता है कि वकील साहब अपनी जगह बिल्कुल सही थे। हाँ राधिका, अब वो भला हमारी सहायता क्यों करेंगे? हम उनके लिए अनजान हैं। अब वो तो वही करेंगे ना जो दादाजी ने उन्हें करने के लिए कहा है। पता है वकील साहब बहुत वफादार है, तभी तो आज तक बड़ी माँ अपनी किसी भी तरकीब में कामयाब नहीं हो पाई। बारिश इतनी बढ़ गई है, समझ भी नहीं आ रहा है घर कैसे पहुंचेंगे। ना बस है ना टैक्सी है। यार लेकिन ये बारिश में साली ड्यूटी लगी है हमारी यार। हाँ राधिका, तुम्हारे पीछे सादे कपड़ों में पुलिस वाले खड़े। ए, टाइम क्या हुआ? 11। क्या? 11। अब्बे इधर देख के बोल, पीठ दिखा के क्या बोलता है बे? हाँ? नहीं वो उस तरफ से पानी गिर रहा है इसलिए। ए, टोकरियों की तरह क्यों शर्मा रहा? हम तुझे खा जाएंगे क्या? अबे इतना तो मुझे वर्दी में देखकर चोर उचक के नहीं घबराते जितना तू घबरा रहा है। अरे कुछ गड़बड़ किया क्या तूने? अरे भगा के लाया क्या जोकरी को? ए जोकरी, भगा के लाया तुझे? हाँ? जवाब दे। अपने मर्जी से आई है, अपने मर्जी से आई रे। कोई बात नहीं। ये तो पिए हुए। राधिका वहां से टैक्सी आ रही है, चलो। ये शक्ल तो जानी पहचानी सी लग रही है। अपने मौसी के लड़के जैसा दिखता है। क्या बात कर रहा है? अरे इससे तो उधारी है मेरी। अरे 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 तो दे मुझे। अरे माफ कर। मैं कान्हा को चीनी चढ़ा देती हूँ। आज उन्हीं की कृपा से हम बाल बाल बचे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा राधिका। बड़ी माँ रोहन को राजपुरोहित बनाना चाहती है क्योंकि दादाजी ऐसा चाहते थे, और बरखा से मोहिनी कह रही थी कि वो राजपुरोहिताइन बनने वाली। तो वकील साहब कुछ बता नहीं रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि वकील साहब भी कह रहे थे कि पुरोहित परिवार का छोटा पोता अभी तक 23 साल का नहीं हुआ है, बल्कि वो तो खुद रोहन के 23वें जन्मदिन पर मौजूद थे। तो फिर उन्हें ये पता क्यों नहीं है? हो सकता है कि रोहन छोटा पोता हो ही ना। हम किसी भी नतीजे पर बहुत जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सही कह रही हो, हम बहुत जल्द किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि नतीजे पर पहुंचने के लिए सबूत चाहिए होते, जो कि हमारे पास है नहीं। गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे बरखा, इतने आसान तरीके की कसरत से हमें नहीं लगता कि दादाजी की सेहत में कोई असर पड़ेगा, या वो ठीक भी होंगे। दीदी, ये कसरत लगती बहुत आसान है पर बहुत असरकारक होती है। अच्छा, ये कसरत करने से दादाजी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ हाँ, हम सब समझ गए। सच? पर किसी को बोलिएगा मत, मैं नहीं चाहती कोई और समझे। हाँ, वो क्यों? दीदी आप समझ गई ना, फिर भी ये पूछ रही है ना।
तुम भी ना बरखा खा। सच दादाजी, ये कसरत आपके लिए बहुत अच्छा है, पर ये सब तभी काम करेगा जब आप पूरी शक्ति लगा देंगे ठीक होने में। इच्छा शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। बरखा को बाबूजी का ख्याल रखता देख मुझे यकीन होता जा रहा है, वो हमारे बाबूजी को बहुत जल्द स्वस्थ कर देगी। बरखा यहाँ बाबूजी को ठीक करने के लिए नहीं, उन्हें ठीक ना होने देने के लिए लाई गई। नमस्ते बड़ी माँ। नमस्ते छोटी माँ। नमस्ते। नमस्ते मोहिनी दीदी। छेनू, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? बहना की चिंता हो रही थी, इसलिए पूछने। बरखा दीदी आप? आप यहाँ कैसे? छेनू, तुम बरखा को जानते हो? जी महेश्वरी देवी, मैं मथुरा में जिस अस्पताल में काम करती थी वहाँ छेनू की माँ एडमिट हुई थी। मैंने ही उन्हें ठीक किया था। तब से छेनू मुझे बहुत मानता है, दीदी दीदी कह के बुलाता रहता है ना छेनू? अच्छा ये बता, तेरी माँ की तबीयत कैसी है? शांति जी अस्पताल में कब भर्ती हुई थी? बहुत समय पहले की बात है, करीबन 1 साल के पहले, है ना छेनू? हाँ। तुम तो मथुरा के किसी अस्पताल में काम करती थी ना? जी, मथुरा अस्पताल। बहुत ज्यादा बीमार रही हूँ, तभी तो मथुरा के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बोलो भला, छेनू आया तो था अपनी दीदी राधिका के बारे में पूछने, और उसे बरखा दीदी भी मिल गई। आओ छेनू बैठो। आए हो तो चाय नाश्ता करके जाना। मैं स्टडी में जा रही हूँ, अगर कोई फोन आए तो वहीं पे कनेक्ट कर देना। जी। बैठो। बरखा दीदी ऐसी कहानियां क्यों बना रही है? क्या इन्होंने किसी को यहाँ बताया नहीं कि वो बहना की सहेली है? बैठो। माँ बाबा का ख्याल रख रहे हो ना? हाँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी चलता हूँ। ऐसे कैसे? हमारे घर में मेहमानों को बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं भेजते, पाप लगता है। तुम बैठो। अब बताइए दीदी, ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आप दीदी की दोस्त हो। बहुत लंबी कहानी है छेनू, मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती। अच्छा, आपको पता है ना दीदी कैसी है? छेनू, हम यहाँ ये सब बातें नहीं कर सकते, प्लीज समझने की कोशिश करो। ठीक तो है ना वो? राधिका अच्छी है। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये सब। समय आने पर राधिका तुझे सब बता देगी।